इस खसूसी जो मुझे मैसेज गया था यहाँ से कि जी हमें दो किस्म के टॉपिक जो है ना, हमें मुजफ्फरगढ़ में हमें उसकी शदीद ज़रूरत है। एक तो हमारे वालिदीन जो हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर हमने किसी पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाना है तो क्या कराएं। अब रिपोर्ट आ गई है तो उसको पढ़ना कैसा है, ये मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से रिपोर्ट आई। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें अल्ट्रासाउंड लिख के देना है, तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या चीज़ हमने उसके अंदर चेक करानी है, और जब रिपोर्ट आई है तो फिर उसको पढ़ना कैसे है। उसके बाद जब ये चीज़ें हमारे होम्योपैथिक मॉलजीन जो टोटली इग्नोर करते हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे हमारा टोटल फोकस होता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं मेरे पास कि हमारा टोटल फोकस अपने होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की फिलॉसफी और उसकी मटीरियल मेडिकल में होना चाहिए। बट जब तक आप अपने प्रोफेशनल नॉलेज में इक्विप नहीं होंगे, आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है मेरे पेट में दर्द है, आप जनाब फटाफट स्टेथोस्कोप लगाते हैं, पेट में स्टेथोस्कोप लगाते हैं, दर्द है, अच्छा ठीक है जी रखा, अब आपने देखा क्या, या आपने अगर उसको बेड पे लटाया, आपने उसका पेट पल्पेट किया है, तो आपने क्या पल्पेट किया है। अगर एक पेशेंट का लिवर एनलार्ज है तो वो पल्पेशन से चेक किया जा सकता है। अगर एक पेशेंट की तिल्ली एनलार्ज है तो पल्पेशन से चेक की जा सकता है। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है और फाइब्रॉइड साइज बड़ा है तो वो हैंड पल्पेशन से चेक किया जा सकता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं चेक की जा सकती। मरीज तड़प रहा है, कहता है कि मुझे जो ही रात के 2 बजते हैं मेरे पेट में दर्द शुरू होती है और मेरी जान निकल जाती है, और फिर मैं बड़ी तकलीफ में होता हूँ। कभी मैं इनो खा रहा हूँ, कभी मैं चूरन खा रहा हूँ, कभी मैं 7 अप पी रहा हूँ, कभी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे आराम नहीं आता। अब बताइए, वो कहता है जी मैं आगे को झुकता हूँ, मुझे कुछ सुकून मिलता है, कोई पीछे को सुकून मिलता है, तो आप फटाफट पहुंच जाते हैं जी अच्छा ये कोलोसिस्टस है, ये डायस्पोरिया है, ये फला ऐसे है। लेकिन आज के साइंटिफिक दौर में हमें अपने सिंगल रेमेडी की सिलेक्शन के लिए थोड़ी सी तशखीसी मेयारात की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ती है। वो कि होम्योपैथिक केस टेकिंग का स्टैंडर्ड इससे बिल्कुल डिफरेंट और हट के है। लेकिन आज के साइंटिफिक दौर के अंदर अगर हम एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड लिटिल बिट रेडियोलॉजी का नॉलेज नहीं रखते, तो मैं एज ए अमानुल्लाह बिस्मिल, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ किस चीज़ का, एज ए अमानुल्लाह बिस्मिल ये समझता हूँ कि हम एक अच्छे नॉलेज नहीं बन सकते। क्योंकि जब मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे एब्डोमिनल विजरा में मेरे राइट साइड पे कौन कौन से आर्गन पड़े हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे कौन कौन से आर्गन पड़े हैं, मेरा गुर्दा कहाँ पड़ा हुआ है, मेरी यूटर कहाँ से गुजर रही है, तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू में अबाउट 45 years व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन 1981, मैं अपने प्रैक्टिकल फील्ड में आया, तो मुझे याद है अच्छी तरह से, तो मेरे वालिद भी मेरे टीचर थे, तो वही मुझे ही लिटा के कहते थे कि ये पेट पे हाथ रखो, लेफ्ट पे ये है, राइट पे ये है, ये तुमने एनाटमी में पढ़ा था, ये तुमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, यहाँ ये आर्गन पढ़ा है, यहाँ ये पढ़ा है, यहाँ ये पढ़ा है। अब आपने उस पेट दर्द की शनाख्त के लिए देखना है कि इसको क्या दवाई दो, इसको दर्द हो क्यों रही है। अगर आपने वो दर्द को शनाख्त करने के लिए थोड़ा सा ईजी होना है और सिलेक्शन ऑफ सिंगल रेमेडी करना चाह रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुर्सी ले लूं, क्योंकि मैं बताता हूँ कि मैं 2 दफा 32 का हूँ, तो मुझे बैठना पड़ता है सब, तो मेरे क्योंकि थोड़ी सी बैक में पेन शुरू हो जाती है। इजाजत है ना आपकी तरफ से? तो आपने तवज्जो रखनी है इन बातों के ऊपर, क्योंकि ये मेरी बातें ही आपका नॉलेज शेयर है किस्म का। आपने तो उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करना है, तो यू आर गोइंग टू एडवाइज योर पेशेंट अल्ट्रासाउंड कंप्लीट एब्डोमेन, ठीक है, कंप्लीट। और अगर खातून है तो फिर आप क्या ऐड करेंगे साथ के साथ। अगर खातून है पेशेंट,
ठीक है ना, तो फिर आप उसको ये तो लिख के देंगे ना कि प्लीज चेक द प्रोस्टेट एज वेल। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं मेरे होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स में, तो सर वो मैंने बीएम का प्रोस्टेट नंबर फलानी खातून को दिया, यकीन करें उसको बड़ा जबरदस्त सलाम आया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे पढ़ तो सही था लेकिन वो जूस का होता है। तो इसलिए ये चीजें शेयर करना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं इन चीजों से गुजर चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर उस्मान गनी साहब की बात को रिपीट कर रहा था कि हम लोग अपने फन के तिफल मकतब हैं, तिफल मकतब थे और तिफल मकतब रहेंगे, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ये एक समंदर है। अगर एक खातून आपके पास है तो आपका अगर डाउट है कि भाई तो हो सकता है कि कोई मुझे इसके पेल्विक को भी साथ में इंक्लूड कर दूं, तो शायद मुझे वहां पे कोई गायनेकोलॉजिकल आइडेंटिफायर ट्यूमर कोई मार्कर वो मुझे अंदर से मिल जाए। तो आप उसको अगर मर्द है तो चले हम कॉमन जेंडर की बात लेते हैं कि हमने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर दिया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपके पास आती है तो उसके ऊपर डिफरेंट चीजें लिखी होती है, लिवर फ्ला 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 फ्ला, लेफ्ट किडनी राइट किडनी ये वो। अब आपने उसको पढ़ा भी है, अब उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड है, गॉल ब्लैडर इज हाफ फिल्ड विद अ टाइनी कैलकुलस, या ब्रैकेट में वो लिखता है कोलीलाइथिसिस, कोलीलाइथिसिस, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं पित्ते की पथरियां। अब पित्ते की पथरियां भी दो किस्म की पथरियां होती हैं। एक वो पथरी होती है जो कि ग्रेन्यूल, जैसे आपके ग्लोब्यूल्स के दाने होते हैं उस तरह की होती है, जैसे मसल के दाने हैं। और एक पथरी वो होती है जो अंदर पढ़ पढ़ के वो स्टैगहॉर्न बन जाती है। क्या बन जाती है? स्टैगहॉर्न। स्टैगहॉर्न समझ लें कि आप 15-20 पथरियां इकट्ठी करके जब गड्ढा बनता है और वो एक किस्म का स्लज बन जाता है, वो स्लज फिर बाद में खुलता नहीं है, वो पक्का हो जाता है। और वो हम हमारे माशाल्लाह जितने मेरी तरह के अक्लमंद होम्योपैथ हैं वो जो जोर लगाते हैं इसको मैंने तोड़ना है तो मरीज को कहीं का कहीं बुझा देते हैं, उस केस को हाथ से डालते हैं, क्योंकि वो हमारा केस नहीं है, वो सर्जन का केस है। ठीक है, जो ल्यूमन है उसके बीच में भी स्टोन होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ल्यूमन का स्टोन बड़ा हो, खजूर की गुठली जितना हो या उसके करीब हो, और आप उसको अगर कोशिश करेंगे और वो वहां से निकल के डक्ट में आ गया तो पता क्या होगा? इररिवर्सिबल ऐसा यरकान जो होने के बाद 3 से 6 माह में डेथ पे पहुंचा देगा वापस। सिर्फ और सिर्फ जो चीज इसके अंदर, इस बात से मैंने बात शुरू की थी कि आपने उस चीज को ट्रीट करना है जिसके रेफरेंसेस, जिसके रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद हैं। सिर्फ ये नहीं देखना कि जी गाल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथिक दवाई कोलेस्ट्रीनम, गाल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथिक दवाई हाइड्रास्टस, गाल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथिक दवाई हाइड्रेंजिया, गाल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथिक दवाई चेरेडोनियम, ऐसे भी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, आपने पूरी की पूरी अपनी प्रोफेशनल जोर लगा के समझ के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के, अगर ये फंडस में है पड़े हुए, ये ग्रेन है, ग्रेन्यूल्स हैं, मैंने इसको धकेल के सैक में कैसे लेके आना है कि ये नुकसानदेह ना हो, ये मरीज के लिए तकलीफ का बायस ना बने। अब आपको मैं 3 टिप्स दे देता हूँ। अब वो मरीज जो कहता है ना मुझे रात को दर्द होती है, ये होती है, आप उसको 3 सवाल पूछें। कहना जी जब भी आप सबज पत्ते वाली कोई सब्जी खाओ दर्द होती है? वो हाँ जी बड़ी दर्द होती है बनते जी, मैं कोई हलवा पूरी खा ला, छोले खा ला, नान खा ला, मैं तो बड़ी दर्द होती। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जब भी मैं कोई बेगन की शाय खा रहा हूँ, पैटी शैटी वो ये तो बड़ी दर्द होती। ये 3 बातें याद रखनी है कि पित्ते वाले मरीज की ये 3 बड़ी निशानियां, तीनों चीजें उसकी बंद कर दें। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कराएं, रिपोर्ट को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें कि उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है,
उसके मुताबिक आपने देखना है कि भाई अगर ये ग्रेवल्स हैं तो होम्योपैथिकली मैंने क्या दवाई देनी है, और मरीज को सिम्टोमेटिकली वो किस तरीके से अपने आप को बयान कर रहा है। फिर आप अपनी सिम्टोमेटिक हिस्ट्री के मुताबिक, क्योंकि मैं बेसिकली 90% अपनी प्रैक्टिस में डॉक्टर झार का फॉलोअर। किसका? डॉक्टर नाम सुना आपने? डॉक्टर झार, JHAR। डॉक्टर झार जो है उसकी किताब है, उसका नाम है 40 Years of My Practice। वो अल्लाह का बंदा पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस के अंदर उसने कभी 3 पोटेंसी 6 पोटेंसी 3x6 है 3C 3x6 है, ऊपर वो गया ही नहीं। वो हमेशा नीचे थेरेपेटिक दोनों में रहा है। और जब मैं कैंट में जाता हूँ, जब मैं इसी तरह एक दो और डॉक्टर्स में जाता हूँ, वो स्टार्ट करते हैं CM से 1M से, वो हाई पोटेंसी का दिल ज्यादा है। लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि पोटेंसी जो है ना वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि किसी किताब में डॉक्यूमेंट की जा सके। पोटेंसी की सिलेक्शन डॉक्टर का स्टैंडर्ड है, उसने अपने मरीज को देखना, उसके हिसाब से उससे पोटेंसी की सेटिंग करनी। लिहाजा उसके ऊपर अगर, जैसे मैंने रॉबर्ट की किताब पढ़ी है, शायद आपने से किसी ने पढ़ी हो, रॉबर्ट की बुक पढ़ी किसी ने? उसमें लिखा हुआ है डोज एंड डिल्यूशन, पोटेंसी को कैसे सेलेक्ट किया जाए, तरीका क्या होगा। उसमें यही बातें लिखी हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और इसी तरह से एक्सरे की रिपोर्ट, ये क्योंकि मेरे इसका हिस्सा है तो ये समझे कि मैंने दो बातें आपको बता दी, फिर हम ब्लड टेस्ट पे जाएंगे। अब बस साल है एक के मैंने एक मरीज को खांसी आ गई, 6 महीने हो गए। अब मैं किस तरीके से ये देखूं कि भाई इसकी खांसी में जो सिम्टम्स हैं वो तो ये वाले हैं, लेकिन मुमकिन है कि वो मरीज को टीबी हो, और ये भी मुमकिन है कि वो मरीज जो है वो एस्थमेटिक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का मरीज हो, मुमकिन है वो मरीज सिंपल ब्रोंकाइटिस का मरीज हो, और बहुत मुमकिन है कि वो मरीज ब्रोंकाइटिस का मरीज हो। अब हमें कैसे पता चलेगा जो हमें पहले हमने उन सिम्टम्स के अंदर उसको फिट कैसे करना? हमें एक्सरे की रीडिंग, मैंने कहा ना हमें थोड़ी सी रेडियोलॉजी में आनी चाहिए, थोड़ी सी पढ़ी तो है हमने, लेकिन पता नहीं अब मेरे ज़माने में तो हमने ज़बरदस्ती पढ़ी थी रेडियोलॉजी। हम बाकायदा तौर पे कार्डियक क्लिनिक के ऊपर हमारी ECG रीडिंग, एक्सरे रीडिंग, एक्सरे का पढ़ना, ECG पढ़ना, ECG करना, हमने तो बाकायदा तौर पे अपनी ये वाले टाइम रखवाए हुए थे जब हम स्टूडेंट थे। मैं 75 की बात कर रहा हूँ, 74, 75, 76, ये उस दौर में जब आई वॉज स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, उस्तादों ने हमारे साथ तावन किया, हमें लेके भी जाते थे, फिर हमें आउटडोर भी लेके जाया करते थे। सर्विस अस्पताल शुरू हुआ तो हमें उनके आउटडोरों में अपने तल्लक से उन लोगों ने अपने तल्लक बनाए, न्यूरो तल्लक बनाए। कार्डियक क्लिनिक था, उसकी बड़ी OPD थी, वहाँ उन्होंने तल्लक से हमें जो स्टूडेंट क्लासों में अच्छे होते थे उनको वो भेजते थे कि अच्छा जी आप जाए, हम उनको बता देते हैं, वो हमें फिर से खाते थे चीज़ें। तो हमें मुआलिजीन जितने माशाल्लाह दोस्त बैठे हैं, जब मरीज आता है ना तो आपके पास एक्सरे भी ले आता है किसी वक्त कि सर जी मेरा एक्सरे देखना था। अब मेरे साथी जो मेरे दोस्त हैं जो प्रैक्टिस में इस वक्त माशाल्लाह अच्छी तरह जाने पहचाने अपने अपने इलाके में हैं कि फलां डॉक्टर के पास जाना है, उस इलाके में आप बैठे आप बैठे आप बैठे, तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि मेरा एक्सरे का लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, सीधा कौन सा उल्टा कौन सा, या नहीं पता होना चाहिए। जो कहते नहीं पता होना चाहिए वो हाथ खड़ा करेगा, कोई भी नहीं कर रहा, इसका मतलब पता होना चाहिए ना। अब एक्सरे के अंदर ये देखना है कि भाई अगर आप एक्सरे AUB का करा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, अगर आप एक्सरे एब्डोमेन करा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, अगर आप एक्सरे चेस्ट करा रहे हैं तो फिर चेस्ट में आप क्या करा रहे हैं, AP करा रहे हैं, लेटरल करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। अगर आप इंटेस्टाइनल सीरीज को एक्सरे में लेकर जाना चाह रहे हैं, आपने बेरियम मील के थ्रू एक्सरे के जरिए कोई अल्सर डिटेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा उसका। उसके लिए मैं आज की इस सीरीज में शायद
क्योंकि एक्सरे की जो रीडिंग है और ईसीजी की रीडिंग है, ये पूरे 2 से ढाई घंटे का एक डॉक्यूमेंट है। ईसीजी खोलना, उसके ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे पता लगेगा कि ये एंजाइना की रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, और वाकई ये पेशेंट उस तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक्सरे के अंदर ये कैसे पता चलेगा, जैसे अभी मैम ने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ये जो उन्होंने आपको मॉडल्स दिखाए हैं ना, ये बेसिकली समझ लें कि आपके सामने एक्सरे खुला हुआ है। एक एक्सरे में एक जोड़ आपको बता रहा है कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक। दूसरे एक्सरे में प्रोसेस ये बता रहा है कि प्रोसेस प्रोग्रेस में आगे बढ़ता चला जा रहा है, और तीसरे में बता रहा है कि आपका बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि एक्सरे मैंने लगाया है, हाउ आई विल डिटेक्ट कि दिस बोन इज ऑस्टियोपोरोसिस बोन एंड दिस बोन इज ए नॉट ऑस्टियोपोरोसिस बोन, ये डिटेक्ट डॉक्टर ने करना है। और आपके पास होम्योपैथी में इम्यून सिस्टम से फाइट करने के लिए जितना बड़ा समंदर आपके पास है ना, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपका तो ट्रीटमेंट ही इम्यून पे बेस कर रहा होता है, आप ससेप्टेबिलिटी को लेकर चल रहे होते हैं, आप इम्यूनोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो इस चीज के ऊपर एक्सरे का व्यूइंग, एक्सरे की रीडिंग, एक्सरे में स्टोन की डिटेक्शन, एक्सरे में किसी फॉरेन बॉडी की डिटेक्शन, एक्सरे में आप अगर बेलिंग व्हील पे जाते हैं तो उसमें किसी अल्सरेशन की डिटेक्शन, ये हम इंशाल्लाह अभी मैंने ओवरव्यू दिया है आपको, इसके ऊपर भी हम आपके इंटरेस्ट पे हम इसका नॉलेज शेयरिंग रखेंगे, और बाकायदा तौर पे मैं आपको ऑस्करटेटिंग मेथड से ईसीजी और ऑस्करटेटिंग उसकी आवाज़ें सुनवाऊंगा कि अगर ये रीडिंग होगी तो ये आवाज़ तक ऐसे आवाज़ आएगी, ये होगी तो ऐसे आवाज़ आएगी। आप अपने कान में सेंसर लगाएं, मरीज के ऊपर रखें उसकी। अब मैंने ये भी एक साहब से सवाल किया था कि यार ऑस्करटेटिंग मेथड के ना जो स्टेथोस्कोप है उसके आगे एक 1 एब्डोमेन होता है और एक 2 एब्डोमेन भी होते हैं, बैक साइड पे भी एक एब्डोमेन होता है, तो 2 क्यों होते हैं? फ्रंट को समझ आ गई? ये भी तो क्वेश्चन है ना कि नहीं है। अब मेरी टेबल पे स्टेथोस्कोप पड़ा है और वो डुअल साइड स्टेथोस्कोप है, लेकिन पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि किसी जमाने में जो स्टेथोस्कोप होता था ना, वो ये नहीं होता था, उसकी एक साइड कान के साथ लगती थी, दूसरी साइड मरीज के पेट के साथ लगती थी, वो ऐसे करके कैसे देख रहा था। तो मैं मौका मिला, आपका इंटरेस्ट मुझे शो हुआ तो मैं यकीनन वो भी आपको लेके चलूंगा। तो बात क्या है, एक्सरे व्यूइंग, एक्सरे रीडिंग, एक्सरे अंडरस्टैंडिंग, माइल्ड रेडियोलॉजिकल नॉलेज, ईसीजी का माइल्ड नॉलेज, मेरी जात की हद तक मैं समझता हूँ कि मेरे होम्योपैथ के पास ये होना चाहिए। ब्लड टेस्ट का नॉलेज क्योंकि एक बेसिक नॉलेज है, और हर दूसरा मरीज आपके पास अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आता है। देखिए एक मरीज के रीनल फेलियर का केस है, गुर्दे फेल हुआ है, उसका ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, उसका क्रेटिनिन, उसकी रीनल की प्रोफाइल सारे बिगड़े हुए हैं। अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आप किस बुनियाद पे करेंगे ट्रीटमेंट स्टार्ट? कोई बेस तो नहीं चाहिए ना आपके पास कि भाई अगर ये रीनल फेलियर है तो क्या इसके रूट कॉज के अंदर, इसके रीनल फेलियर में इसके जो ग्लोमेरुलर फिल्टर है कहीं वो तो नहीं ब्लॉक है, वो फारग है। अब जो यंग बच्चे होते हैं, यंग बच्चे 3 से लेके कुछ 7 साल तक या 8 साल तक आपके पास आमतौर पर माइंड लेके आती है कि जी मेरे देखो बच्चा जैसे सवेरे सो के उठ जाए तो उसका चेहरा सुझा होता है, मुंह बड़ा बड़ा होता है, ऐसे पेशेंट आ जाते हैं कभी। उम्र मैंने बता दी। अब आपने ये नहीं देखना कि जी चेहरे तो सोच भी एपिस दे दो, बेलवना दे दो, और कोई एंटी इंफ्लेमेटरी दे दो, पहले तो रूट कॉज देखे ना, क्यों स्वेलिंग फेस पे आने की वजह क्या है? सबसे पहली वजह इस केस में है कि वो बच्चा अपने पेशाब में क्या चीज खारिज कर रहा है, वो बच्चा अपने पेशाब में प्रोटीन खारिज कर रहा है, उसका पेशाब इज अ प्रोटीन यूरिया, और उसको हम फिर मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि ये बच्चा नेफ्रेटिक सिंड्रोम का शिकार है। किसका शिकार है?
नेफ्रेटिक सिंड्रोम। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 बच्चे नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अल्हम्दुलिल्लाह क्योर किए होंगे, जो कि मेरे नुक्ता नज़र में इंतहाई टफ केस होता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम का, क्योंकि उसमें एक फिल्टर जब चोक कर जाए ना, जब वो फेंकना शुरू कर देता है एल्ब्यूमिन को, तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है डॉक्टर के पास, ओनली वन ट्रीटमेंट। वो क्या है? वो है स्टीरॉइड, और स्टीरॉइड की डोजेज एडजस्टमेंट। जो वो 50 मिलीग्राम से शुरू होता है, फिर 48-50 करते करते वो बच्चे की उम्र 15 साल हो जाती है, और उतनी देर तो बच्चा स्टीरॉइड के जेर असर अपनी हड्डियों का बेड़ा गर्क भी करा बैठता है, मैदे का बेड़ा गर्क भी करा बैठता है, और बच्चा भी 3 से 8 साल के दरमियान होता है। तो अगर हम होम्योपैथिक के लिए उसका ट्रीटमेंट करें और पूरे रीजन को फाइंड आउट करें नेफ्रेटिक सिंड्रोम के, फैमिली हिस्ट्री को फाइंड आउट करें उसके अंदर, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आप तमाम वालिदैन एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी मसीहाई का किरदार अदा कर सकते हैं। अब हम आखिरी टॉपिक, 2 टॉपिक तो मैंने आपसे बैठे बैठे शेयर कर दिए, तीसरा और आखिरी टॉपिक है कि ब्लड टेस्ट क्यों जरूरी है। उसमें एक मिसाल मैंने आपको दे दी रीनल फेलियर की, गुर्दे फेल हो जाने की। दूसरी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ HCC, हिपैटो सेलुलर कार्सिनोमा, जिगर का कैंसर। अब वो तो पता नहीं चलता, पहले 6 महीने साल के तो कैंसर हुआ। अब HCC को पकड़ने के लिए मरीज का कलर बड़ा मैटर कर रहा होता है। मरीज के GPT, GOT, अल्काइल फॉस्फेट, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये बड़ी मैटरकारी होती है, क्योंकि जिस बंदे का HCC डायग्नोज होता है ना, उसका अल्फा फीटोप्रोटीन जो होती है वो 1000 में पहुंची होती है, 1000 एंड नो रिवर्स। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, और मेरा ख्याल है ये कोई 112 या 113 नॉलेज शेयरिंग सेशन है पूरे पाकिस्तान में। इंटरनेशनली मैंने 14 या 15 इंटरनेशनल नॉलेज शेयरिंग सेशन किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में 100 से क्रॉस कर गया। और मैं छोटे छोटे शहर ढूंढ के जाता हूँ, मैं लाहौर में भी करता हूँ, लेकिन नहीं करता, लेकिन मैं जाता हूँ गखड़, मैं जाता हूँ, किसे कहाँ गए थे हम, बखर गए थे हम, थे मियाँ वाली, तो लंबा के पता नहीं कोई जगह है यहाँ पे, वो आगे ये इसके आगे मियाँ चौकी से आगे, वहाँ पे मियाँ चौकी। अब यहाँ पे दवाइयाँ बेचने वाले तो पहुँच जाते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें अपने डॉक्टरों से शेयर करने वाले लोग नहीं पहुँचते। मेरा मकसद आपको कोई मेरा नहीं है कि मैंने आपको दवाइयाँ बेचनी है, बिल्कुल नहीं लेनी। आप सिंगल रेमेडी यूज करें, जिसकी मर्जी करें, अपना रिजल्ट ले। BM आपको तसल्ली देती है करे, नहीं देती है तो मेरे बंदे को बोले चल अपने घर जा, मैंने पता है मैंने कौन सी दवाई लेनी है। मेरा मकसद ये है कि जो इल्म, जो नॉलेज मैंने अपने बड़ों से लिया, अपने एजुकेशन से लिया, मैं कम से कम एक लफ्ज जाते हुए दुनिया से ये अपने दिमाग में लेके जाऊँ कि मैंने अपनी जिंदगी रायगा नहीं गुजारी, मैं अपना नॉलेज शेयर करके जाऊँ। और मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे जरूर उठेंगे जो कम से कम ज्यादा नहीं तो कोई थोड़ा बहुत जरा सी अमानुल्लाह बिस्मिल के लेके उठेंगे, ताकि वो आगे इस कमी को पहुंचाए। तो हम चलते हैं इसके टॉपिक को। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये CBC की रिपोर्ट है, ऊपर लिखा हुआ ना CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब कंप्लीट ब्लड पॉइंटर है ना, पॉइंटर, अच्छा। तो इसमें देखिए आपके इसमें हीमोग्लोबिन, WBCs, और उसके बाद फिर RBCs, FCT, MCV। अब मैंने इसके अंदर देखा है कि भाई ये क्यों कराना है आपने, वजह क्या आपकी। देखिए किसी मरीज का ब्लड आपको कम नजर आ रहा है, उसका चेहरा पीला हुआ है, आंखें बिल्कुल व्हाइट हुई हुई हैं, या अगर कोई खातून है मेनोरेजिया की पेशेंट है एंड वेरी हैवी ब्लीडिंग्स उसको होती हैं, तो भी अल्टीमेटली उसको हीमोग्लोबिन लॉस ही होगा ना। एक पाइल्स का पेशेंट है, उसको बहुत ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स है, यानी उसको बवासीर खून वाली है, और वो कहता है कि मैं 3 दफा भी वॉशरूम जाता हूँ मुझे घबराहट आता है। ओके, एक पेशेंट है उसको हेमाचूरिया, हेमाचूरिया समझ रहे हैं, हेमाचूरिया पेशाब में खून आता,
नेजल हेमरेज, एपिस्टैक्सिस, वैक्सीन से पूना, ठीक है। मेनोरेजिया, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, माहवारी का बहुत ज्यादा। इसी तरह से ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, बवासीर से बहुत ज्यादा खून आता है। अब होम्योपैथी में जरूरी नहीं है कि हर ब्लीडिंग की दवाई मिले हो, ये नहीं होगी, हर ब्लीडिंग की दवाई हमें मेलोसी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर ये देखना है कि भाई वो ब्लड लॉस कर रहा है तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल वैल्यू औरतों में इतनी है, मर्दों में इतनी, अगर वो नीचे जा रही है तो मैं वजह देख लूँ कि ये क्यों नीचे जा रही है। फिर आप उसे 4 सवाल कर सकते हैं। खातून है तो वो सवाल, मर्द है तो फिर बवासीर या वो ये वाले क्वेश्चन। और अगर इन चारों में कुछ नहीं मिलता तो फिर क्या करें। फिर हमने देखना ये है कि उसकी बॉडी में जो आरबीसी टूट रहे हैं, उसका रेटिकुलाइट काउंट जो है, जो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसको वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है। जो उसका ब्लड की जो 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 रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं वो अपनी लाइफ के साइकिल को पूरा करने से पहले ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर उसमें जाना पड़ता है। वो भी तो आपके सिम्टम का हिस्सा है। इसलिए मैंने ये सीबीसी की पिक्चर दी है आपको, और मैंने इसके साथ डेफिनेशन भी लिखी है कि ये डेफिनेशन का दरमियान वाला कॉलम है। ये इंशाल्लाह क्योंकि तफसीलात है ना, तो अगर मैं सीबीसी पे शुरू करूंगा तो 1 घंटा इसी पे आपका लग जाएगा। तो मैं ये अपने टीम से कहूंगा, आप अपने मोबाइल नंबर को इंश्योर करें अपने ग्रुप के अंदर, इसको हम उसके अंदर डालेंगे, और जिस दोस्त को नहीं समझ आएगी वो मेरे इनबॉक्स में आ जाए, वहां अपना पर्सनल क्वेश्चन रेज करें, उसके इनबॉक्स में उसको वापस जवाब देगा, ठीक है। हो सकता है कोई दोस्त ग्रुप में जवाब नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं मैं इंडिविजुअल बात करना चाहता हूं। तो ये सीबीसी की पहली पिक्चर है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एलएफटी है। अब अगर किसी मरीज को जॉन्डिस हो गया, अब 2 कान है, बच्चे पैदा होते हैं उन्हें भी अरकान हो जाता है, ठीक है, और वो सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, 4-5 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाता है। और हम लोग उसे कैमरा मकसद देके कहते हैं देखा 3 दिन बाद तो बच्चा ठीक कर देता है, भाई वो तो आपने ठीक होना था, वो तो सेल्फ लिमिटिंग है, उसे वो नहीं है। लेकिन वो नहीं होता तो फिर क्या, फिर आपने क्या उससे रूल आउट क्या किया आपने। फिर देखिए उसको फोटोसिंथेसिस से गुजारना पड़ता है, फिर उस बच्चे की मेडिकेशन के लिए देखना पड़ता है, उसकी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन तक करनी पड़ जाती है। और एक है जो लिवर फंक्शन टेस्ट में जिगर की मुख्तलिफ बीमारियां डिटेक्ट करने के लिए हम एलएफटी करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट या लिवर प्रोफाइल्स। अब प्रोफाइल्स के अंदर जो चीजें हमारी है उसमें ग्लोबिन है। ग्लोबिन के भी 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट है या इसको कॉन्जुगेट अनकॉन्जुगेट भी बोलते हैं। फिर जीपीटी, जीओटी है, फिर ग्लाइकोसाइड फॉस्फेट है, फिर प्रोटीन है, फिर एल्ब्यूमिन है, फिर ग्लोबुलिन है। अब मैंने ना हर एक के आगे ये क्यों लिखा है कि ग्लाइकोसाइड फॉस्फेट कौन सा एंजाइम है, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारी बॉडी में काम क्या करता है, ये जो बाइल डक्ट है हमारी, और जो हमारे क्या कहना ये कि जो जिगर के अंदर मोस्ट कंसंट्रेटेड एंजाइम है, ये वो वाला है। ये बोन और प्लेसेंटा के बीच में इसका किरदार क्या है अल्काइन फॉस्फेट का, तो इसको पढ़ने से पता चलेगा, जबानी नहीं पता चल सकेगा। तो इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है कि जिगर की बीमारियों के लिए लिवर के प्रोफाइल, और फिर प्रोफाइल के अंदर लिवर के हर प्रोफाइल के आगे जो मैंने ब्रेक डाउन किया है ना कि ये क्यों होना चाहिए, फिर मैंने आगे ये भी लिखा है कि इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए नॉर्मल आदमी की, औरत की भी और आदमी की। मैंने 2 रीडिंग लिखी है, जहां पे मेल फीमेल की रीडिंग डिफर करेगी, मैंने दोनों की। ठीक हो गया। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन रेट है कि डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शन के लिए इसको चेक किया जाता है, और ये आमतौर पे जहां भी इन्फेक्शन हो ना या इन्फ्लेमेशन हो, ये असर बढ़ जाएगा। हम समझते हैं कि ये असर बढ़ गया, अच्छा टीबी हो गई, ऐसा नहीं होता। किसी को फ्लू हो जाए उसका भी ये असर बढ़ जाता है। किसी को बुखार हो जाए, जिस समय दर्दें हो रही हो, आप सीबीसी चेक कराएंगे, ESR उसका 35 का होगा, 40 का होगा, वो टीबी नहीं होती। नेक्स्ट, ये किडनी फंक्शन टेस्ट है जिसको हम रीनल प्रोफाइल भी कहते हैं, RFT भी कहते हैं, KFT भी कहते हैं।
और ये वही है जो मैंने आपको मिसाल दी कि यूरिया, क्रिएटिनिन, उसके बाद सीरम यूरिक एसिड, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम क्लोराइड एंड टोटल प्रोटीन, कि एक बंदे के गुर्दे अगर खराब हो जाएं तो ये वाले वो टेस्ट है जो मुआलिज को पता हो कि ये चीज बिगड़ी है, इसकी वजह से इसके गुर्दे में प्रॉब्लम आ रही है, इसका पोटेशियम लेवल डिस्टर्ब है, इसका सोडियम लेवल डिस्टर्ब है, इसकी क्रिएटिनिन खराब हो रही है। जब तक ये स्टडीज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसकी उस तशखीस पे नहीं पहुंच पाएंगे कि मैंने इस मरीज का इलाज रीनल फेलियर का अगर करना है तो उसके पीछे सिम्टोमेटिक हिस्ट्री क्या है, और उस सिम्टोमेटिक हिस्ट्री में मैंने, अगर आप उसको होम्योपैथिक केस टेकिंग पे लेके जा रहे हैं तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसकी रेमेडी सेट कर लें, और अगर आप उसको झाड़ की पोजीशन में जा रहे हैं तो फिर झाड़ को फॉलो कर लें, और अगर आप कॉम्बिनेशन एडवाइजर हैं, कॉम्बिनेशन प्रेस्क्राइबर हैं, तो फिर आप देखेंगे उसके सिम्टम जो है कौन सी कॉम्बिनेशन की मेडिसिन के साथ। नेक्स्ट, अब ये देखें ये लिपिड प्रोफाइल। अब हमारे पास मरीज आता है, अक्सर आ कहता है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अक्सर बेहतर होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और कितने किस्म का है, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में करते क्या है, जिस्म में क्या करते हैं वो मैंने दरमियान वाले कॉलम में लिखा हुआ है। इसमें एक टोटल कोलेस्ट्रॉल है, फिर ट्राइग्लिसराइड्स है, फिर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, फिर वीएलडीएल है। अगला चले नेक्स्ट, वापस आए पीछे। अब देखें ये एक लफ्ज मरीज ने बोला कोलेस्ट्रॉल, मैंने आपको 1 2 3 4 5 किस्म की चीजें निकाल के देनी है कि इनके अंदर कौन सा कोलेस्ट्रॉल जो है वो किधर जा रहा है। अभी आप ट्राइग्लिसराइड्स को देखें, वो कहता है कि ट्राइग्लिसराइड अनदर टाइप ऑफ फैट दैट कॉजेज हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। दिल की जो नालियां शरियानी होती है ना, वो जब अंदर से सख्त हो जाती है तो क्या होता है, मरीज का ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। 150 तक अगर उसकी वैल्यू है, वो 400-600 पे जा रहा है तो उसकी दिल की शरियाने सख्त हो रही है, हार्ड हो रही है। आपने उसको ट्रीट कर दिया ट्राइग्लिसराइड को, रूट काज में ये देखें। अब अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो कहता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड, कि हमारे खून में अभी ये क्योंकि स्लाइड पुरानी है, अभी अमेरिका ने इसकी रेशो बढ़ा दी है क्योंकि इंटरनेशनल रेटिंग वहीं से आती है या WHO से आती है, उन्होंने इसको 250 कर दिया है। जब 250 तक कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक है। फिर कहता है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक हाई डेंसिटी है एक लो डेंसिटी है। अगर वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी है तो उसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, और अगर ये एलडीएल लो डेंसिटी है तो उसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। उसके जो रिस्क फैक्टर हैं लो डेंसिटी वाले के, उस सबसे बड़ा उसका है हार्ट अटैक और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या चीज है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी खून की शरियानों का अंदर से मोटा होकर थिक हो जाना। आर्टरी का स्क्लेरोसिस यानी उनका इन्फ्लेम हो जाना और सूज जाना और मोटा हो जाना अंदर से। और अगर वो हाई डेंसिटी है तो उसकी आप देखें कि वो जो है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये ब्लड से रिमूव करने में काम करता है, जो कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो हाई डेंसिटी है। अगर ये नहीं होगा ब्लड में तो काफी खतरनाक है, तो ब्लड की प्योरिफिकेशन कौन करेगा? तो ये चीजें पता होगा तो हम अपने मरीज को अच्छा समझ सकेंगे, अच्छी दवाई सेलेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट, अब ब्लड शुगर के टेस्ट हैं। आमतौर पे हम समझते हैं कि बस जा ब्लड शुगर चेक कर लो, नहीं। ब्लड शुगर रैंडम है, फास्टिंग है, 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, GTT जिसको बोलते हैं। हर टेस्ट का एक अपना फंक्शन है। और ये भी मैं बताऊं आपको कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है उसमें शुगर के मरीज के लिए जरूरी नहीं होता, तो शुगर का मरीज है तो आपने चेक करना है, ऐसा नहीं है। एक मरीज अपनी दवाइयों में स्टीरॉइड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, उसका शुगर लेवल बढ़ जाए। जब आपके पास वो आता है, वो कहता है शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, मैं जैसे दवाई खा रहा हूँ, आप कहते हैं क्या दवाई खा रहे हो, आप नुस्खा देखते हैं, तुम स्टीरॉइड भी खा रहे हो, अपने डॉक्टर से भाई अपने नुस्खा रिव्यू कराओ, स्टीरॉइड की वजह से कोई शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तुम इंसुलिन भी ले रहे हो, तुम ऑरल भी टैबलेट ले रहे हो, लेकिन स्टीरॉइड तुम्हारा ग्लूकोज लेवल नीचे नहीं आने दे रहे। तो इसी तरह से जो खाने के बाद, खाने से पहले
जो GTT, आम तौर पे हम GTT तब चेक करवाते हैं जब एक ग्लूकोज की जो मेजरिंग है वो मरीज की एक जगह पे रेगुलेट होती नजर ना आ रही हो, और ऐसा खास तौर पे हम कब करते हैं, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में ज्यादातर इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे उसके खाने पीने के स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, कभी भूख लगी कभी ना लगी, कभी कुछ खा लिया कभी ना खाया, तो वो फिर ऐसे ऐसे घूमता है। तो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से उसके 3-4 स्टैंडर्ड बनते हैं, वहां से पता चलता है कि इसकी खुराक को हमें कैसे मैनेज करना। नेक्स्ट HbA1c, ये हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं इसको, ये बेसिकली 3 माह का टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए एवरेज, और कितना चल रहा है उसके मुताबिक भी एक रिपोर्ट प्री डायबिटिक, डायबिटिक, हाईली डायबिटिक को यहाँ से डायग्नोज हो जाती है। नेक्स्ट ये यूरिन टेस्ट है। अब उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या रोल है, ये क्यों चेक की जाती है, ये इन्फेक्शन शो करती है, ये गुर्दे के अंदर जो है ना वो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, गुर्दों में खिंचाव सा पैदा होता है, उससे भी ये चीज बढ़ जाती है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये ग्राम पर मिलीलीटर के हिसाब से इसकी रिकॉर्डिंग होती है। इसके बाद ये देखें, बल्कि आगे लिखा भी हुआ है मैंने, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 to 1.003 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर यूरिन में नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये बढ़ेगी मतलब है कि उसके गुर्दे चेक कराए, उसका डायबिटीज लेवल चेक कराए, उसकी UTI इन्फेक्शन चेक कराए। अब ये अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो हम चेक कराएंगे ना। अगला फिर पीएच की वजूहात है उसके आगे कि अगर हाई है तो अल्कलाइन है। पीएच कैन कॉज अ वेरी सीवियर वॉमिटिंग। अगर एक मरीज को गुर्दे में दर्द हो रही है, उसको बार उल्टियां भी आ रही हैं, तो उसके पेशाब की पीएच बढ़ गई है, उसका यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ गया है, उसको एपिकार्ड नहीं चाहिए। उसको ये देखें भाईजान कि मैंने इससे कैसे उसकी सिम्टोमेटोलॉजी को मैंने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की रोशनी में कैसे कैच करना है। फिर प्रोटीन है, ग्लूकोज है और कीटोन है। अब कीटोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मे इंडिकेट डायबिटीज एंड कीटोएसिडोसिस। देखिए, एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक पेशेंट, जो मरीज शुगर का 10 साल में रह गया, उसके पेशाब में कीटोन्स आने ही आने हैं, मिलीग्राम पर डेसीलीटर नेगेटिव होने चाहिए एक सेहतमंद आदमी में। और अगर वो डायबिटिक है 10 साल से और उसके मुंह से एक खास किस्म की आपको स्मेल आएगी मीठी मीठी सी, दैट इज कीटोन प्रेजेंट। मतलब ये 10 साल का डायबिटिक पेशेंट है, मतलब ये इंसुलिन पे है, मतलब ये ओरल डायबिटीज पे है। तो इसलिए यूरिन की रिपोर्ट को इग्नोर नहीं करना, उसको भी पूरी तवज्जो देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये सारी यूरिन की आ रही है, आगे के उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, नाइट्राइट तो नहीं आ रहे। अब देखें ना, अगर नाइट्राइट प्रेजेंट है तो मैंने आगे दिया है कि नाइट्राइट अगर यूरिन में पॉजिटिव आएगा तो UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी डायग्नोज हो जाएगी। अब सिर्फ नाइट्राइट से नहीं होगी, फिर आप उसको आगे भी जा सकते हैं मजीद टेस्टों में कि मैं वाकई ही इसकी UTI ट्रीट करने लगा हूँ। और UTI के मल्टीपल कॉजेज होती हैं। कभी कभार तो मेरे अपने तजर्बे में ऐसे केसेस भी आए हैं कि UTI से ARF डेवलप हो जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर। जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, तो UTI अगर महीना 2 महीने रह जाए अंदर तो एक्यूट रीनल फेलियर बन जाती है। एक्यूट रीनल फेलियर से भी यूरिया क्रिएटिनिन हाई हो जाते हैं, और उनके हाई होने से फिर मुस्तकिल तौर पर मसाना जो है वो इन्फेक्शन का प्रोन हो जाता है। वो दवाई देंगे, एंटीबायोटिक 7 दिन खाएगा, महीना ठीक रहेगा, फिर खाएगा, फिर ठीक रहेगा, नहीं तो चलता रहेगा। आपने होम्योपैथी के लिए इसको कैसे ट्रीट करना है, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आपका काम है। आगे इसी तरह से फिर सॉरी नेक्स्ट चलेगा। अब ये हार्ट के लिए मैं कुछ चीजें बताने लगा हूँ कि अगर हार्ट का कोई पेशेंट आपके पास आया है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसलिए आप बहुत ज़हन में रखें कि हर हार्ट वाले मरीज का इलाज कैटेगस नहीं होता, कैक्टस नहीं होता, लैक्टोडक्टस बुस्केरस नहीं होता। यू हैव टू हैव बी वेरी केयरफुल
खुदा न खासा अगर उसको हार्ट अटैक आ रहा है, उसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, खुदा न खासा क्लॉट कहीं फंसता जा रहा है और मरीज कह रहा है जी कि मेरा तो जनाब बाजू सोता जा रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ है और मेरे यहाँ पे जो दर्द है वो रुक ही नहीं रही है मुझे, और आप उसको कैटेगरीज दिए जा रहे हैं तो उसको क्लॉट अगर खुदा न खासा टाइम में हो गया तो मरीज आपके मेरे बल्ले पड़ गया। इसलिए इन चीज़ों में हमारी समझ होनी चाहिए कि अगर हम CPK-MB जो कि क्रेटिनिन फास्फोकाइनेट और फिर ट्रोपोनिन और फिर C-रेक्टिव प्रोटीन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये साबित करती हैं कि पेशेंट हार्ट अटैक से जा रहा है या नहीं जा रहा। और हमारे क्लिनिक में ये फैसिलिटी नहीं होती। आप अपने लेटर हेड के ऊपर मरीज को इमीडिएटली रेफर कर सकते हैं टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी। आपकी मैं ये समझ रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है, फिलहाल मैंने आपको 10-20 कतरे क्राइटिकल्स के दे दिए हैं या जो आप मुनासिब समझते हैं, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, आप फौरन ये टेस्ट कराएं जाके, और जो रिपोर्ट आए फिर डॉक्टर कोई चीज़ एडवाइस करे तो मुझे भी आगे बताए। हमारा ये तरीका होना चाहिए पेशेंट की जान बचाने, ना कि हम उस बेचारे की जान उड़ा दें किसके लिए कि नहीं तो फिर क्या जवाब है, ऐसा काम नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड टेस्ट है जो कि T3, T4, TSH है। मैंने एक ज़माने में 14 हार्मोन्स बिल्ड किए थे पाकिस्तान के लिए और मैं उसमें कामयाब भी हुआ था और मैंने अमेरिका भी उसकी एक्सपोर्ट की थी, मुझे बड़ी गहराई मिली। पाकिस्तान ने मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, अभी तक कैंसिल है। अभी मैं कोर्ट में हूँ, मैं फाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो हार्मोन बनाए थे मैंने कमर्शियली अवेलेबल हार्मोन से होम्योपैथिक पोटेंसी को ड्राइव किया, जो फार्माकोपिया में लिखा हुआ कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मेरी दलील को नहीं माना, तो अल्टीमेटली उन्होंने मेरे लाइसेंस रिवोक कर दिए और अब आई एम इन द कोर्ट। आप दुआ करें क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त चीज है। लोग थायरॉक्सिन खाते हैं ना, अब एक मरीज का T3 हाई है ना तो आपने T3 पोटेंसी देनी है जो हमने बिल्ड की थी, T4 आई है तो T4 पोटेंसी देनी है, TSH आई है तो TSH देनी है, अगर 2 आई है तो 2 मिला के देनी है, 3 आई है तो 3 मिला के देनी है और उसके रिजल्ट भी थे। दुआ करें कि मैं उसमें कामयाब होगा। नेक्स्ट ये इनफर्टिलिटी है जिन के है ना वो औलाद नहीं होती, उनके लिए डिफरेंट हार्मोनल स्टडीज हैं, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं जो कि अंडे जो औरत में एग की पैदाइश होती है ना वो हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हमें FSH बताता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदाइश ले रहा है तो कितनी ले रहा है। फिर उस एग की एक मेजरमेंट होती है जो पीरियड के 10वें, 11वें और 12वें दिन हम लेते हैं कि आज 10वें दिन एग का साइज 6 mm है, 11वें दिन वो 6 से 9 पे चला गया और 12वें दिन वो 9 से 18 पे चला गया। इसका मतलब है कि वो औरत हेल्दी है और उसका एग जो है वो प्रमोट हो रहा है, और अगर वो कुछ भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसका एग जो है वो अनहेल्दी है और उसकी बॉडी में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब है, उसका ट्रीटमेंट चाहिए। मैंने उसके लिए भी ये हार्मोन बनाया था और उसके रिजल्ट भी थे मेरे पास, लेकिन दुआ करें कि हम इसको कामयाब हो जाए लेने में। और ये मैंने सारे हार्मोन बनाए थे, FSH, LH, प्रोलैक्टेन और AMH बड़ा इंपॉर्टेंट है। The level of AMH is in a woman is a blood generally a blood indicator of her ovarian reserve. ओवेरियन रिजर्व जो होता है ना, ये याद रखिए बात, ये मैं एक थंब रूल दे रहा हूँ आपको। अगर किसी औरत का AMH लो है उसको प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल रिजर्व पर लग गया है और आपने यहाँ से कराची जाना है तो पहुंच जाएगा। अगर आपकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल रिजर्व पर लगा हुआ है तो आप कहते हैं जरा मैं बात थोड़ा कम कर रहा हूँ, मगर आपके दिमाग में हिट हो रही है कि पता नहीं किसने बंद हो रहा है। ये जो चीज है ना AMH, ये थंब रूल है कि अगर ये हेल्दी है, तादाद में पूरा है तो प्रेगनेंसी होगी, नहीं तो इसी को पकड़ के अगर आप ट्रीटमेंट कर लें, अल्ट्रासाउंड कर लें, PCOS की स्टडी कर लें, बैक स्टडीज ऑफ द फैमिली कर लें, अगर 4 बहनें हैं तो 4 बहनों की स्टडी कर लें, माँ की स्टडी ले लें, तो हम उसके डायग्नोस तक पहुंच जाए। माँ कहती है कि मेरे जो अपने बच्चे बड़ी मुश्किल हुए, सब पहला बच्चा होया, दूसरा 8 साल बाद होया, वजह क्या है? ये आपने ध्यान रखनी चीजें।
ये आप मेरी जान खाएं, क्वेश्चन करें, पूछें। इल्म लेने के लिए इंसान को बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। हमारे से टीचर तब होते थे, हम जब क्वेश्चन करते थे कहते छुट्टी करो करेंगे, कहता पूरी क्लास का बेड़ा तेरे सवाल ही नहीं मुकते। तो इसलिए नहीं मुकते थे कि आज फिर मैं आपके सामने नहीं बैठा होता, कोई और बैठा होता। तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोफेशन में लोग मुझे उस नाम से याद रखें कि किसी ने हमें होम्योपैथ होने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें शेयर की थी जो हमारी प्रैक्टिस में बड़ी अहमियत की हालत है। नेक्स्ट, ये आगे वही है, फिर विटामिन B12, विटामिन डी है, सीरम कैल्शियम, बोन डेंसिटी, वही जो मैडम ने ब्रीफ की थी, ये भी इनफर्टिलिटी में वन ऑफ द रीजन हो सकती है, वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, ये फिर मेल की इनफर्टिलिटी चेक करनी है तो उसमें सीमन एनालिसिस है। तो सीमन के अंदर एक और थंब रूल याद रखना, पूरे सीमन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट? मॉर्फोलॉजी। अगर उसकी मॉर्फोलॉजी ऐसे ही जैसे मैंने खवातीन में वो थंब दिया ना, तो मेल में ये था, अगर उसकी मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू द WHO स्टैंडर्ड आ रही है तो होगा फर्टाइल स्पर्म, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट, ये ट्यूमर मार्कर्स हैं, डिफरेंट किस्म के कैंसर और डिफरेंट किस्म के ट्यूमर्स की डायग्नोज करने के लिए कि उसमें किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूट पाया जाता है, वो कैंसरस है, बिनाइन है, नॉन कैंसरस है, यानी बगैर कैंसर के है और कैंसर वाला है। तो ये इंटरनेशनल स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको लिवर पे बताया ना अल्फा बीटा प्रोटीन AFP, वो देखें, वो नंबर 1 पे AFP है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा मींस HCC। ये वो ट्यूमर है जो कि जिगर के अंदर एक छोटे से इतने से निशान के बॉडी ढीला बनता है और उसके बाद पूरे जिगर को खा जाता है। उसके बाद खून की उल्टियां और ये और वो यही उसकी वजह होती है। फिर CA 15-3 और CA 27-9, CA 19.9, CA 125 और उसके बाद कैसिटोनिन और उसके बाद फिर जो है हमारा HCG, ठीक है, जो कि जैसे बीटा HCG हम चेक कराते हैं प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए, तो उसमें हमने उसकी रीडिंग देखनी होती है कि वो खुदा ना खासा किसी जरासीम का किसी चीज का शिकार तो नहीं है कि जिसकी वजह से बीटा HCG जो वो प्रोमोट ही नहीं हो रहा अंदर बॉडी के अंदर। और जितने ये टेस्ट के मैंने स्टैंडर्ड्स देखे ना, ये मार्कर है बेसिकली, ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं सारे के सारे। और ब्लड का टेस्ट लेके इसकी पाकिस्तान के अंदर तो हमारे पास AFP अवेलेबल है, 15.3 अवेलेबल है, 19.9 नहीं अवेलेबल, और CA 125 है।